हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस कर रहे हैं EMMES पब्लिकेशन से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो ढूंढने में, इसलिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग नाम से, जिसमें आपको हर एक यूनिट पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएगी। बुक PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप उससे ईजिली अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का। आपका कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। यूनिट हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि वन शॉट कंप्लीट करना इस यूनिट का बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ AHN सब्जेक्ट की, तो सिस्टम वाइज वो बड़ी हो जाती है। अगर वन शॉट में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इतना डिटेल में नहीं कवर अप कर पाएंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके 15 मार्क्स में है, क्योंकि जो इसमें AHN सब्जेक्ट में जो लॉन्ग बनता है वो 15 मार्क्स का आता है। आपके 2 लॉन्ग होंगे 15 मार्क्स के। सो आपको बेसिकली हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए हम लोग इसको वन शॉट में नहीं कंप्लीट करके पार्ट्स वीडियो करेंगे। तो होपफुली इसके पार्ट 3 to 4 जाए, अगर उससे लॉन्ग जाते तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू बता देती हूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का। अगर मैं बात करूँ GI सिस्टम, या फिर उसी को फुल फॉर्म में कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसमें आपको मेन क्या पढ़ना है, वो डिसऑर्डर्स जो आपके GI सिस्टम में होते हैं। मतलब कि जो माउथ टू NS में जितने भी डिजीजेज आते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं, वो आपके इस सिस्टम में आप पढ़ेंगे। जैसे कि आपके ओरल कैविटी में लिप्स, गम्स, टीथ में क्या है, GI में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ट्यूमर, ऑब्स्ट्रक्शन का है। फिर आपका पैप्टिक अल्सर्स आ जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, अपेंडिसाइटिस आ जाएगा, हार्निया, हेमोरॉइड्स, फीशर, फिस्टुला। पेनक्रियास का आएगा, लीवर का आएंगे, सिरोसिस, सिस्ट, एब्सिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटिक फेलियर और ट्यूमर्स। फिर आपके गॉल ब्लैडर का आता है, जैसे कि इन्फ्लामेशन, कोलेलिथियासिस। तो ये आपका आता है मेन डिसऑर्डर्स जो आपके हैं GI सिस्टम के। तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि कॉमन GI डिसऑर्डर्स क्या हैं, तो आपके जो कॉलम्स ये देख रहे हैं ना, ये आपके कॉमन GI डिसऑर्डर्स हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस यूनिट में आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पैप्टिक अल्सर, एग्जाम में कभी कभी ड्यूडेनल अल्सर भी आ जाता है, लीवर सिरोसिस, लीवर एब्सिस, हेमोरॉइड्स, फिशर, फिस्टुला, इन तीनों में डिफरेंस, अपेंडिसाइटिस, डायरिया, हार्निया, पेनक्रियास। ये आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके डायग्राम्स की। तो आप कभी भी फॉर एग्जांपल लॉन्ग में आ रहा है तो आप डायग्राम बनाएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। तो आपको डायग्राम, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ के आए तो डायग्राम की तो ये वीडियो नहीं है, मैं डायग्राम का एक ओवरव्यू बता रही हूँ। जैसे कि आपको डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का आना चाहिए, जिसमें माउथ टू NS है, लेबलिंग आपको पता है, ये सब कॉमन है, आप क्लास 6 से ये सब पढ़ कर आ रहे हो। आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है पेनक्रियास का, जिसमें हेड, बॉडी, टेल, पेनक्रियाटिक डक्ट टाइप का रहेगा। कोशिश करिएगा आप डायग्राम नीट एंड क्लीन विद वेल लेबल्ड बनाइए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको डायग्राम करना है गॉल ब्लैडर का, जिसमें आपका गॉल ब्लैडर रहेगा, उसकी डक्ट्स रहेंगी। फिर आप डायग्राम प्रिपेयर करेंगे लीवर का, लीवर में आप लोब करेंगे, फिर गॉल ब्लैडर और फिर डक्ट मेंशन करेंगे। एट लास्ट आपका डायग्राम रहेगा स्टमक का। आप स्टमक के डायग्राम में लेबलिंग भी देखेंगे। लेबलिंग के बाद में मैंने कुछ लेयर्स भी मेंशन करी थी, जैसे इनकी 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। लेयर्स में आपके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो मुझे ये फाइबर्स नहीं लर्न हो रहे थे अपने एग्जाम टाइम पे, तो मैंने उनको हाईलाइट करके डायग्राम के सेंटर में कर दी थी। जितनी बार डायग्राम की प्रैक्टिस होगी, शायद उतनी बार मैं इस चीज़ को कवर अप कर लूँ। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं याद हो रही है, वो बहुत प्रॉब्लम कर रही है, तो आप इस तरीके से लर्न करके, मतलब शॉर्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसको लर्न करने का तरीका आपका इजी बन जाता है। बाकी आप लेबलिंग्स अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसी से आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छा होगा, क्योंकि ये प्लस पॉइंट आता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपको क्लियर हो गया कि GI सिस्टम अब में आपके कॉमन डिसऑर्डर्स क्या हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो हम लोग फर्स्ट सेम में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट सेम का नहीं रिकॉल, या फिर आपको मतलब लग रहा है कि हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो वीडियो पे अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको देख लीजिए। नहीं तो एक बार आप बुक खोल के एक बार ओवर व्यू देख लीजिए, जैसे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ, ये आपका स्टमक है, ये पेनक्रियास की क्या कवरिंग होती है, क्या साइज है, क्या विद है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या ब्लड सप्लाई, क्या नर्व सप्लाई, मतलब एक ओवरव्यू कर लीजिए, जिससे आपको डिसऑर्डर्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
मेन इस यूनिट में आपकी इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स मैंने मेंशन करे हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। बाकी आप खुद देखेंगे कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जब आप चैप्टर करेंगे, क्योंकि बाकी में बहुत छोटे छोटे चीज़ें मेंशन है। जैसे कुछ चीज़ें मैंने मेंशन करी है, लेकिन अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो जिससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से, जिसमें आपका आ जाएगा लिप्स, गम्स, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टीथ। अगर मैं बात करूँ लिप डिसीज़ या फिर उसी को हम लोग कहते हैं चिलाइटिस। चिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स। कॉजेस के एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब कि जो सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। ऑक्यूपेशन एक्सपोजर, अगर आपका ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है लिप्स में। डायग्नोस्टिक में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बस। अब आप खुद बताइए, चिलाइटिस अगर आपकी बुक में इतना मेंशन कर रहे हैं तो चिलाइटिस इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। अब चिलाइटिस 2 मार्क्स के लिए भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में कि चिलाइटिस होता क्या है, इसलिए आपके बुक में मेंशन है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी पूछ लें। अब आपका पेशेंट उसके डायग्नोसिस में मेंशन हो तब आपको पता होना चाहिए, सो इसलिए। फिर आपका आता है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो ये जिंजीवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। ये आपका एक्यूट और क्रोनिक होता है। एक्यूट में क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया की वजह से अल्सर हो जाता है। क्रोनिक में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और ब्लीडिंग्स होती हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ की बात करूँ तो इसके 2 कॉजेज़ है, स्मोकिंग, पुअर ओरल हाइजीन। अब आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, गम्स ब्लीडिंग। अब आपके जो गम्स है वहाँ से ब्लीड होगा, खून निकलेगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा, रेडनेस हो जाएगा। इन्फ्लामेशन है तो रेडनेस आपको मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मैनेजमेंट आपका आ रहा है ओरल मेट्रोनिडाजोल देंगे आप 200 mg 3 टाइम देंगे 3 दिन के लिए, और आप उसके साथ में क्लोरहेक्सिडिन या फिर ग्लूकोनेट का आप माउथ वॉश यूज़ करेंगे, जिससे आपको जो पूरा ओरल हाइजीन है वो मेंटेन हो जाएगी। फिर आपका आता है स्लाइवरी ग्लैंड्स की डिजीज़। अब इसमें आइटिस जुड़ जाता है ना, आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन किसका हो रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड्स का। स्लाइवरी ग्लैंड्स आपकी क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल होती है, सब मैंडिबुलर होती है। तो ये आपकी क्या है, इन्फ्लामेशन है स्लाइवरी ग्लैंड्स का। इटियोलॉजी मतलब आपका क्या आता है, कॉजेज की अगर मैं बात करूँ तो क्या आपका डिहाइड्रेशन। स्लाइवरी ग्लैंड में कैल्कुलाई हो गई, कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन्स हो गए, किसके, कैल्शियम के। इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन, आपने ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं रखी, जिसकी वजह से आपके जो ग्लैंड्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। आपके बैक्टीरिया में इसका नाम दे रखा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस, निमोकोकाई। तो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये बैक्टीरिया कितने हार्मफुल है और कितने जल्दी कॉन्टैक्ट डिजीज से, आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये डिजीज़ कॉज करते हैं और कितने हार्मफुल हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको क्या मिलेगा, फीवर, स्वेलिंग। फीवर इसलिए होगा क्योंकि वो जो वहाँ पे आपके वेंस होती हैं वो स्टिमुलेशन करने लगती है, जिसकी वजह से फीवर होगा। स्वेलिंग होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन है। टेंडरनेस मिलेगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा ईयर में। आप थर्ड सेम में पढ़ोगे ENT, मतलब कि ईयर नोज थ्रोट, तब आप ईयर में पढ़ोगे, जब ईयर की डिजीजेस पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा। ईयर में अगर पेन होता है तो आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और अगर आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन है तो आपको पेन मिलेगा ईयर में। ये सारा वेसल्स का कनेक्शंस होते हैं, वेंस का और आपके आर्टरीज का, जिसकी वजह से ये सारे केसेस आपको मिलते हैं। सर्वाइकल वेन आपकी कॉमन होती है कि एक से दूसरे अटैच होती है, उसकी वजह से भी आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर आपको डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया आपने डिस्कस कर चुके हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे ये सारी चीज़ें आप अलग से एक नोटबुक पे लिख के रखिएगा, जैसे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया आपको पता होना चाहिए, आपको अरिथमिया पता होना चाहिए। ऐसे कॉमन आपके कुछ वर्ड्स होंगे AHN सब्जेक्ट में बहुत रिपीट करेंगे, जैसे पेरी ऑर्बिटल पता होना चाहिए आपको, टेंडरनेस पता होना चाहिए, जैसे डिस्फेजिया है तो ये आपको पता होना चाहिए। स्किन लुक्स रेड और शाइनी। अब आपके पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हुआ, उसके बाद में जाके वहाँ पे स्किन है वो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, कलर में हो जाएगी, फिर शाइन करेगी। अगर मैं बात करूँ मेडिकल मैनेजमेंट, आप क्या करेंगे, आप हाइड्रेशन देंगे। क्यों हाइड्रेट इसलिए करेंगे बॉडी को, क्योंकि डिहाइड्रेशन कॉज था। मसाज करेंगे जिससे आप पेन को रिड्यूस कर सकें। वार्म कंप्रेस करेंगे जिससे इन्फ्लामेशन रिड्यूस कर सकें।
आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जिससे आप कह सकते हैं उनका पेन रिड्यूस कर सकें। एंटीबायोटिक देंगे, अगेंस्ट वर्क करेगा बैक्टीरिया के। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट आपके दो आते हैं। आप ड्रेनेज करोगे सर्जिकल का, जिससे आपका ग्लैंड का जो भी फ्लूइड है उसको ड्रेन आउट कर दोगे सर्जिकल मेथड का यूज़ करके। एक्सीजन करोगे ग्लैंड का और उसके डक्ट का। ये आपके थे स्लाइवरी ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन के सर्जिकल मेथड्स। नेक्स्ट आपके ओरल कैविटी में डिजीज़ आती है स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि इन्फ्लामेशन है स्टमक का। नहीं, ये आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ में होता है उनका इन्फ्लामेशन होता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन में आपको पता है चीक्स, गम्स, टंग, लिप्स ये सब आ जाएंगे आपके। आपका जितना भी माउथ में आपका आता है ओरल कैविटी में वो सब आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन उसको हम लोग कहेंगे टाइटिस। तो अगर कंफ्यूजन हो कि स्टमक, तो स्टमक का अलग आएगा। आप इसमें अभी पढ़ रहे हो तो इसमें आपका आएगा स्टोमाटाइटिस। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कभी, और स्पेलिंग भी थोड़ी सी सेम लगती है क्योंकि स्टमक में भी आपके एम तक सेम आता है इसीलिए। फिर हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई वायरस से हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, यूमिनोकम्प्रेसिव डिजीजेस हो सकती हैं, आपको कैंसर हो सकता है। ये आपकी एटियोलॉजी है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, सॉल हो जाएंगी आपकी लिम्फ नोड्स में आपको सूजन मिलेगी, अल्सर हो जाएगा, लीसेंस होंगे। अल्सर्स लीसेंस में मेन डिफरेंस एक लाइन का है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं सिंपल सा बता देती हूँ। अल्सर में क्या होता है, परफोरेशन हो जाता है, मतलब कि एक आपका कट होके आपकी मतलब कि स्किन जो होती है वो कटिंग डाउन हो जाती है। लेसिन में क्या होता है, एक छोटा सा आउटग्रोथ होती है। और अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में प्रेजेंट भी था। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। तो इसमें आपका आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। आप सीबीसी टेस्ट कराएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इन्फेक्शन कितना हुआ है। फिर आप कल्चर कराएंगे जिससे आप माउथ की लाइनिंग जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसका कल्चर करेंगे जिससे आपको इन्फेक्शियस एजेंट का पता चल सके। मैनेजमेंट में आप ओरल हाइजीन को अच्छे इंप्रूव कराएंगे। ओरल हाइजीन से क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं उनका ग्रोथ कम होती है और जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोप्रिएट डेंटल केयर करना है आपको, और आपको जो भी इरिटेटिंग फूड्स, बेवरेजेस हैं जैसे स्पाइसी फूड्स उनको अवॉइड करना है। आपको टॉपिकल एनेस्थीसिया लेना है जो पेन को रिड्यूस करते हैं, और आपको ओरल मेडिकेशंस लेना है प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ कैंसर, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओरल कैविटी का। बट कैंसर आपका जो AHN वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें नहीं आएगा। AHN वॉल्यूम 2 में आपके ऑन्कोलॉजी एक अलग से पार्ट आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे सारे कैंसर्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ को। फिर आपकी आती है ओसोफेगस की, जिसमें आप इन्फ्लामेशन और आप इसके स्ट्रक्चर और इसके ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग और ट्यूमर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है एक्लेशिया। एक्लेशिया क्या क्या होता है, जिसमें जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ओसोफेगस में होता है वो एब्सेंट हो जाता है। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका ओसोफेगस है। जब आप फूड पार्टिकल्स लेते हो, ये आपका फूड पार्टिकल्स है, तो ये ओसोफेगस का मूवमेंट ऐसे करता है जब आपका खाना यहाँ आता है, फिर आपका ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज लाइक अ वेव, और ये आपके फूड मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जब एब्सेंट हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्लेशिया। एटियोलॉजी क्या है, कलेशिया नहीं है, एक्लेशिया। एटियोलॉजी क्या है कि एक इसकी अननोन है, मतलब कि एग्जैक्ट मेन कॉज क्या है इसकी अननोन है। अननोन को हम लोग क्या कहेंगे, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक शब्द आपको याद कर लेना चाहिए, कभी भी इस चीज़ में आए कि अननोन है तो आप इसको इडियोपैथिक कॉज में बोलेंगे। फिर लॉस ऑफ नर्व एंडिंग्स होगी, लॉस ऑफ हार्मोन्स होंगे, ऑटोइम्यून डिजीज है। इनके वजह से आप कह सकते हैं कि एक्लेशिया डेवलप हो सकता है बॉडी में। एक्लेशिया की पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करो तो जो अभी हम लोगों ने इटियोलॉजी फैक्टर्स पढ़े, ड्यू टू इटियोलॉजी, इनकी वजह से क्या होगा, जो ओसोफेगस की मोबिलिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। मतलब कि जो ओसोफेगस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिफ्लेक्स और एक्शन जो होगा सॉलो का है वो फेल होने लगेगा। मतलब कि अब वही बात है, जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं है तो जो फूड है वो आप स्टमक में नहीं सॉलो कर पाओगे, नहीं पहुँचा पाओगे, फिर आपका इम्पेयर्ड हो जाएगा
जाएगा 1। इम्पेयर्ड होने की वजह से आपके में एक्यूमुलेशन होगा फूड और फ्लूइड का विद इन लोअर ओसोफेगस। अब ओसोफेगस में जब आपने पढ़ी थी तब आपको पता है 2/3 होता है, 1/3 होता है। जब आपका 2/3 में इम्पेयर्ड हो रही है मोबिलिटी, तो आपका जो 1/3 बच रहा है जिसमें ओसोफेगस में एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का और फूड का, ये किसकी वजह से होगा? स्टमक की वजह से होगा। अब वहाँ पे एक्यूमुलेट तो आप रहने नहीं दोगे, उसको क्या करोगे आप? एस्पिरेट करोगे, एस्पिरेट थ्रू माउथ करोगे। एस्पिरेशन के द्वारा जब आप एस्पिरेट कंटेंट को कर रहे थे वो आपका लंग्स में चला जाएगा, वहाँ पे आपका एस्पिरेशन निमोनिया करेगा। यूनिट 4 में हम लोगों ने पढ़ा भी था टाइप्स ऑफ निमोनिया, तो उसमें से एक टाइप्स आपका एस्पिरेशन निमोनिया भी था। फिर आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे? प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब आपको पता है, ठीक है? नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। फिर आपका पेन होगा, हार्ट पेन होगा, सेंसेशन होगा कि फूड स्टिकिंग हो रहा है लोअर ओसोफेगस में। फिर आपका आएगा ऑडिनोफेजिया। फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करो तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे कराओगे, बेरियम एसोग्राफी कराओगे। अब ये क्या होता है? आप बेरियम दोगे और ओसोफेगस को एंडोस्कोपी करोगे, मतलब कि देखोगे कि ओसोफेगस में कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। फिर आप एंडोस्कोपी कराओगे जो विजुअलाइजेशन होता है 3D का इंटरनल बॉडी में। मैनेजमेंट में आप एडमिनिस्टर करोगे मेडिकेशन जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर आप एडमिनिस्टर करोगे बोटुलिन टॉक्सिन इंजेक्शंस, जो कि आपके एलियस को पेशेंट्स में विलिंग करते हैं कि वो न्यूमेटिक डायलेशन ना करे। आप नार्कोटिक्स देंगे। सर्जिकल में आपका आता है हेलर प्रोसीजर। अब ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हेलर प्रोसीजर बताओ। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेलर प्रोसीजर होता क्या है। तो ये आपका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है एक्लेशिया का, और इसको हम लोग सर्जिकल मायोटोमी भी कहते हैं। मायोटोमी मतलब कि आप इसमें सर्जिकल रिमूव करते हो। सबसे पहले ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में लेप्रोस्कोपिक की वजह से आप उसको देखोगे और आपकी लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है। फिर आपका आता है न्यूमेटिक डायलेशन। ये आपका इफेक्टिव होता है 80 to 85% पेशेंट में। इसमें आप एंडोस्कोपी की हेल्प से डायलेट करते हो पास करके। फिर आप प्रॉपर पोजीशन में रखते हो। उसके बाद में एलियस डिसफंक्शन को रिड्यूस करते हो। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे आप? इसको रिड्यूस करने के लिए आपको इन्फ्लेट करना होता है। बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए आपको प्रॉपर पोजीशन में रखना होता है। मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें हेलर प्रोसीजर है। फिर आता है आपका गैस्ट्रोओस्टोमी ट्यूब, जिसमें आपको एक परक्यूटेनियस पे रखेंगे, जिससे जो डिस्फेजिया और जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है ओसोफेगस डिजीज़ में ओसिफेजाइटिस। अगर मैं बात करूँ आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन किसका हो रहा है? ओसोफेगस का हो रहा है। अब अगर आप मैं बताऊँ एक्लेशिया, तो एक्लेशिया से कोरिलेट कर पाओगे आप ओसोफेजाइटिस को। थोड़ा बहुत अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे एएचएम में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आपके कॉजेस क्या आएंगे? एटियोलॉजी एच पायलोरी आएगा। आपके डाइटरी हैबिट्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि स्पाइसी फूड आप बहुत खा रहे थे। फिर ओसोफेगस में एसिडिटी, मतलब स्टमक में एसिडिटी बनी, लेकिन फूड तो आपका ओसोफेगस में गया, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। आपने टी कॉफ़ी अल्कोहल करा, आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। आपने या फिर एनजी ट्यूब का इंटुबेशन बहुत टाइम से करा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन आपको मिला। इन्फ्लामेशन कैसे होगा आपका? आपको क्लियर हो गया। तो इन्फ्लामेशन ओसोफेगस के इन एटियोलॉजी की वजह से होगा। फिर आपके आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करो तो सबसे पहले इन्हीं सारे एटियोलॉजी फैक्टर्स की वजह से आपका डेवलप होगा। इसकी वजह से जो आपका गैस्ट्रिक HCl होता है ओसोफेगस में रिफ्लेक्स करेगा। अब आपको पता है कि आपके स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, वही HCl आपका कहाँ जाता है? ओसोफेगस में जाता है, जिसकी वजह से जो ओसोफेगल का म्यूकोसा है वो उस पीएच को नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो मुकोसल प्रोटीन है वो डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि HCl तो एसिड है। फिर इस डैमेजिंग की वजह से ही ओसोफेगस में इन्फ्लामेशन मिलता है। फिर आपके आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपका आएगा प्रोग्रेसिव ऑडिनोफेजिया। आपको सॉलोइंग में पेनफुल होगा, हार्टबर्न होगा, रिगर्गिटेशन होगा, ब्लीचिंग होगा। ये आपके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जब आपको ओसोफेजाइटिस होता है। आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी वही कराएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ड्यूडेनोस्कोपी, गैस्ट्रो ओसोफेगो की बैरियम सॉल्विंग कराएंगे, जिससे आप विजुअलाइज कर सकें। और ये डायलेशन भी आपका शो करता है ओसोफेगस का। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में पेशेंट को आप अपराइट पोजीशन देंगे, जिससे एसिडिटी प्रॉब्लम मतलब HCl उनके ओसोफेगस में ना जाए।
एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि उनको स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्रिंक वाटर करें, लिक्विड डाइट पे रहें और अवॉइड करें स्पाइसी फूड, इरिटेंट्स फूड जो उनको इन्फ्लामेशन को प्रमोट करें। अवॉइड करें फूड को 3 घंटे पहले सोने से, अवॉइड करें ये सारी चीज़ें जिससे उनको इन्फ्लामेशन हो रहा है। एसेस करते रहना वॉमिटिंग को। फिर मेडिकेशन में आप उनको एस2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, आपका एग्जांपल आता है रेंटेडिन, और आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, एग्जांपल आपका है पेंटॉप। इसमें सिर्फ एग्जांपल में पेन है बट इसमें फुल फॉर्म इसका पेंटॉप है। फिर आप एंटासिड्स देंगे जो न्यूट्रलाइज करता है एचसीएल को स्टमक में। तो ये आपके थे मेडिकेशन ओसोफेजाइटिस कंडीशन को डील करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टमक डिसीजेस से। अब अगर मैं बात करूँ स्टमक में, वैसे हर्निया आपके टाइप्स में हियाटल हर्निया आता है, बट आपके बुक में हियाटल हर्निया को अलग से डिस्कस करा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक अलग से है, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या क्या इसके मेन कॉजेज़ होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं और क्या इसके पैथोफिजियोलॉजी है और कैसे इसका मैनेजमेंट है। वैसे हर्निया अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक हम डिस्कस करें हियाटल हर्निया। तो हियाटल हर्निया होता क्या है? जब स्टमक का कोई भी पार्ट आपका ओसोफेजियल से बाहर आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं हियाटल हर्निया। अब मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया रफ में जिसको आपको सिंपल से समझ पाएगा। ये आपका स्टमक है और ये आपका डायफ्राम है। जब डायफ्राम में आपका कोई भी स्टमक का पार्ट प्रोट्रूड करे, मतलब कि बाहर निकले, बल्ज आउट हो, बल्ज आउट का मतलब इस तरीके से बल्ज आउट हो, तब उसको हम लोग कहते हैं हियाटल हर्निया। इसमें क्या होता है, डायफ्राम में कोई भी ओपनिंग हो जाती है जिससे आपका स्टमक का पार्ट आपका बाहर निकलता है ओसोफेगस के पास से, तब उसको हम लोग कहते हैं हियाटल हर्निया। मैंने सिंपल में एक डायग्राम बनाया जिससे आपको क्लियर हो। अब हम बात करते हैं बुक में, तो बुक में क्या लिखा है, अ हियाटल हर्निया अकर्स व्हेन द पार्ट ऑफ द स्टमक प्रोट्रूड्स थ्रू द ओसोफेजियल हियाटस। यही आपका कहलाता है हियाटल हर्निया। सिंपल मीनिंग ये है कि जब ओपनिंग होती है डायफ्राम में, फिर जिसके पास हो जाता है स्टमक का ओसोफेगस के थ्रू, तब हम लोग कहेंगे हियाटल हर्निया। इसके 2 टाइप्स हैं, एक होता है आपका स्लाइडिंग हर्निया, एक आपका पैरा ओसोफेजियल हर्निया। अब ये पैरा ओसोफेजियल हर्निया स्लाइडिंग हर्निया में डिफरेंस क्या है? स्लाइडिंग हर्निया में आपके अपर स्टमक पार्ट ही प्रोट्रूड आउट करते हैं, लेकिन पैरा ओसोफेजियल में आपका ज़्यादातर स्टमक का पार्ट पुश आउट हो जाता है बाहर। लेकिन आपको अगर मैं बताऊँ स्लाइडिंग हर्निया और पैरा ओसोफेजियल हर्निया में 90% पर्सन्स को आपको स्लाइडिंग हर्निया मिलेगा। इसके कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले कॉज तो इडियोपैथिक है, जो इसका मेन कॉज है, एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। इसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस, अगर डायफ्राम में यहाँ पे कोई भी होल ना हो तो शायद स्टमक प्रोट्रूड आउट कर ही ना पाए। अब स्ट्रक्चर में चेंजेस आए जिसकी वजह से हुआ इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अगर यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ तभी वो, अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर करा तभी तो ये बल्ज आउट हुआ। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, प्रेगनेंसी, एसाइटिस, जब फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है आपके स्टमक में, हैवी लिफ्टिंग, आपने बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लिया जिसकी वजह से आपका कोई भी पार्ट स्टमक का बल्ज कट गया, ट्रॉमा, कोई भी आपको एक्सीडेंट हो गया, कंजेनाइटल, ये आपके बाय बर्थ ये डिजीजेस थी, तब आपको कह सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। ये आपके मेन मैं कहूँगी आपके आते हैं इटियोलॉजी। फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फीलिंग ऑफ फुलनेस। फीलिंग ऑफ फुलनेस इसलिए होगा कि आप जब आप कोई भी मील ले रहे हो, अब मील के बाद में अब आपका पैरा ओसोफेजियल हियाटल हर्निया हुआ है, तब आपका स्टमक का पार्ट थोरैक्स रीजन में, जिसकी वजह से ईटिंग डिसेंड होता है स्टमक में बहुत टाइम लगेगा, फिर जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है एबिलिटी लंग्स की एक्सपेंड होने की। इस वजह से आपको चेस्ट और आपके एब्डोमेन रीजन में लगेगा क्योंकि बहुत हैवीनेस है, बहुत फुलनेस है। फिर इसी की वजह से आपको हार्टबर्न मिलेगा। हार्टबर्न इसीलिए मिलेगा कि एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, बार बार आपको रिगर्गिटेशंस मिलेंगे। फिर डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी आपको बहुत होगी सोलो करने में। अनीमिया होगा, अनीमिया में आपको एक्सप्लेनेशन मिला है, ये इसलिए है क्योंकि हम लोग अनीमिया को हर्निया में बहुत ही कम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं, लेकिन अगर आपका हियाटल हर्निया है तब उसमें ब्लीडिंग होती है। अब जब ब्लीडिंग होगी तब ब्लीड से आपका ब्लड का लॉस होगा, तब आपकी बॉडी में डेवलप होगा अनीमिया। अब हियाटल हर्निया का एक डायग्राम है,
जो मैंने डायग्राम बनाया था वो बहुत ही गंदा सिंपल सा बनाया था जिससे समझ में आना चाहिए, लेकिन हियाटल हर्निया में ये डायग्राम आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये आपका देखिए डायफ्राम है, ये आपका नॉर्मल स्टमक, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका ये स्टमक बाहर आके प्रोट्यूट्स आउट कर गया, जिसको हम लोग कहते हैं हियाटल हर्निया। मैंने डायग्राम बनाया था, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप समझ में आएगा कि हियाटल हर्निया क्या होता है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग कराएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे कराएंगे, बैरियम सॉलो कराएंगे। अब बैरियम जब देंगे तो आप हम लोग गैस्ट्रिक मुकोसा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंडोस्कोपी कराएंगे जिससे हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे स्टमक का, और हम लोगों को पता चलेगा कितनी डिग्री का हर्निया हुआ है, कि फर्स्ट डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का, थर्ड डिग्री का है। फिर आप करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि वो खाना खाने के तुरंत ना सोए, अवॉइड करे स्लीपिंग तुरंत खाना खाने के बाद। उसके हेड को एलिवेटेड रखेंगे, एंटासिड्स देंगे जो मतलब न्यूट्रलाइज कर सकें HCLs को। फिर आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, एग्जाम्पल रेंटेडिन। ये आपके हैं मेडिकल मैनेजमेंट। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट आपका आता है हर्नियोटोमी। हर्नियोटोमी में क्या होता है, जो आपका हर्निया हुआ है उसको आप रिमूव कर दोगे सर्जिकली, उसको हम लोग कहते हैं हर्नियोटोमी। फिर आपका आता है हर्नियोरेफी। रेफी का मतलब होता है रिपेयर करना। अब जो आपका हर्निया का सैक है उसको सर्जिकली आप रिपेयर कर दोगे एब्डोमिनल वॉल में ही। फिर आपका आता है गैस्ट्रोफ्लेक्सी। ये आपका प्रोसीजर है, इसमें आपका जो मसल्स वीक हो चुकी हैं डायफ्राम की उसको आप सही करोगे, इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोफ्लेक्सी। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या, मतलब हर्निया की वजह से और क्या आपके बॉडी में हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आ जाता है ना। तो आपको हेमरेज होगा, आपका हेमरेज एक्सटर्नल इंटरनल होता है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगा, GERD होगा, स्टेनोसिस होगा, अल्सरेशन होगा और ओसेफेजाइटिस होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको हियाटल हर्निया में मिलेंगे। फिर आपका टॉपिक आता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसका, स्टमक का। अब सिंपल सी बात है, अब मेन मैं अगर बात करूं इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी इटियोलॉजी आपकी वही सारी आती है जो आप पढ़ते हो आ रहे हो कि क्या इन्फ्लामेशन में आपको मिलेगा, जैसे कि ट्रॉमा हो सकता है, आपके अल्सर्स करने के लिए बैक्टीरियाज हो सकते हैं, इन्फेक्शन करने के लिए आपके बैक्टीरियाज हो सकते हैं, आपने पुअर हाइजीन करी, हेल्थ में आपने स्पाइसी फूड लिए, आपका अल्कोहल स्मोकिंग है, तो ये सारे आपके इटियोलॉजी हैं। फिर आपकी आती है पैथोफिजियोलॉजी। इन सारी इटियोलॉजी की वजह से आपके जो स्टमक में मुकोसा होती है उसमें क्या होता है, डैमेजिंग होती है। डैमेजिंग की मतलब डैमेज तो होगी क्योंकि इन सारे कॉजेस की वजह से मुकोसा पे मेन इफेक्ट पड़ता है, डैमेज होगी। फिर वहाँ पे एडिमा, एडिमा का मतलब क्या होता है, फ्लूइड और ब्लड का बिल्डअप होगा, फिर वहाँ पे स्वेलिंग होगी। फिर वहाँ पे अगर ब्लड का हो रहा है तो हैमरेज करेगा, वही हैमरेज आपका इरोजन क्रिएट कर देगा। यह आपका होता है पैथोफिजियोलॉजी गैस्ट्राइटिस का। गैस्ट्राइटिस की बात करूँ तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको एपिगैस्ट्रिक मतलब आपके जो स्टमक एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग, हार्टबर्न और वहाँ पे बिल्कुल फुलनेस सा फील होगा। फिर इंडाइजेशन होगा क्योंकि स्टमक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। क्रैम्पिंग्स होंगी, एबनॉर्मल जो मसल्स का मूवमेंट होगा जिसकी वजह से होगा। एनोरेक्सिया होगी, आपको भूख नहीं लगेगी। नोज़िया, आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि आपको सेंसेशन हो रहा है कि अब आपको वॉमिट्स होना है, कि अब आपको जो स्टमक कंटेंट है वो माउथ से स्प्रेड करना है। वॉमिटिंग होगी, हेमास्टेसिस होगा। तो ये आपके आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आपके डायग्नोस्टिक में आप हिस्ट्री कलेक्शन करा सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हो, और आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है आप EGD कराओगे। EGD आपका इन्फ्लामेशन को एसेस करता है, इसका फुल फॉर्म है ओसो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में अगर मैं कह दूँ 1 लाइन में आपसे कि गैस्ट्राइटिस का मेन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन बताइए, तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन मेन नहीं है, मेन आपका EGD है। तो EGD क्या आपका एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी है। फिर आप स्टूल टेस्ट करोगे जिससे आपको क्लियर होगा कि क्या मेन रीज़न है, क्या मेन कॉजेटिव एजेंट है। मैनेजमेंट में आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग दोगे। अगर मैं बात करूँ GI सिस्टम पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट आपका कोरिलेट कर रहा है, इसीलिए आप सिस्टम वाइज पढ़ रहे हो जिससे आप डिजीज को भी कोरिलेट कर पा रहे हो। अब आपकी ज़्यादातर जो इटियोलॉजी होती है वो कॉमन हो जाती हैं, जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट वो कॉमन हो जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट तो आप सिस्टम वाइज करिए और आपको हर एक कंडीशन में कर दीजिए, तो कभी आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं।
फिर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग देंगे जैसे कि आपका पेंटॉप आता है, एंटासिड्स देंगे जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आप मुकोसल बैरियर और ड्रग देंगे जैसे कि आपका आता है काराफेट, मतलब कि आपका आता है सुक्रलफेट। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पैप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में। इसमें क्या होता है, जो आपकी जीआई मुकोसा लेयर है इस आपके स्टमक में, आपके ड्यूडेनम में, उसमें अल्सर हो जाता है। अब अल्सर का मतलब क्या होता है, इरोजन होना, मतलब कि उसकी जो लेयर होती है वो बेकार से होने लगती है। ये सारी चीज़ मेन किसकी वजह से होती है, HCl की वजह से और आपका प्रोटीन पेप्सिन की वजह से। मैंने एक ओवरव्यू बताया, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। It is the condition characterized by erosion of the GI mucosa resulting from the digestive action of HCl acid and pepsin. इसके कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसके गैस्ट्रिक अल्सर के अलग कॉज दिए, ड्यूडेनल के अलग कॉज दिए, लेकिन दोनों के बहुत कॉमन कॉजेज़ हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गैस्ट्रिक के, तो उसमें बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है एच पायलोरी बैक्टीरिया। आपके कुछ ड्रग्स वर्क करते हैं जैसे कि एस्पिरिन, एनसेड्स ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग। फिर आपके आते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। फिर नेक्स्ट आपका कॉजेज़ है वेगस नर्व का स्टिमुलेशन बढ़ जाना जिसकी वजह से इरोजन अगर होता है, गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, आपने बहुत अल्कोहल और स्मोकिंग का करा, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड की वजह से भी होता है, आपको इन्फेक्शन हुआ है हर्पीस का, या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड आपको कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर हो सकता है। फिर आपका आता है ड्यूडेनल अल्सर का, तो इसमें हाई एसिड सिक्रीशन हो सकता है, आपको COPD हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है, आपको क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, और आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज। फिर आपका आता है सिंड्रोम, ये सिंड्रोम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम की वजह से आपको ड्यूडेनल अल्सर मिलता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, एच पायलोरी। तो मेन आपको पता चला क्या सिंड्रोम है ड्यूडेनल अल्सर में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी पैप्टिक अल्सर की। सबसे पहले ये सारे एटियोलॉजी फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। इन सारी एटियोलॉजी फैक्टर्स की वजह से जो आपके स्टमक में मुकोसल बैरियर लेयर होती है उसका ब्रेकडाउन होगा। अब मैं बात करती हूँ सिंपल सी, ये आपका स्टमक है। अब स्टमक में जो आपकी लेयर्स होती हैं, आपको पता है ये आपकी लेयर किससे प्रिवेंट करती है, HCl से प्रिवेंट करती हैं, मेन आपको ये पता है। लेकिन जब ये सारी एटियोलॉजी आपने पढ़ी है, इन सारी एटियोलॉजी की वजह से जो लेयर है आपका इधर साइड HCl होता है और आपकी इधर मुकोसल लेयर है, तो मेन एक लेयर होती है जो आपके बैरियर की तरह वर्क करती है और HCl को प्रिवेंट करती है किससे कॉन्टेक्ट में ना आए। तो सबसे पहले जो आपकी एटियोलॉजी है इस लेयर को डैमेज कर देती है। जब लेयर को डैमेज कर दोगे, जो आपकी मुकोसा की सेल्स हैं वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी HCl से। अब HCl इस पे हार्मफुल वर्क करेगा, अब इसको डैमेज कर देगा। डैमेज करने की वजह से अब डैमेज कर रहा है, अब डैमेज करता जा रहा है, फिर और एसिड और पेप्सिन रिलीज होगा और डैमेज होंगे, और एसिड और पेप्सिन रिलीज होगा और डैमेज होंगे। ऐसे डैमेज करने की वजह से जो मुकोसल है उसमें इरोजन हो जाएगा। इरोजन होने की आप देख रहे हो कि किस तरीके से इरोजन हो रहा है। फिर इरोजन होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स थी उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया, ब्रेक इन हो गया, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग होगी, फिर वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाएगा। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो गैस्ट्रिक में आपको क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। आप खाना खाने के बाद भी आपको बहुत पेन होगा, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, आपका जब खाली पेट होगा तब भी आपको बर्निंग सेंसेशन और पेन होगा। ड्यूडेनल में आपको क्रैम्प लाइक पेन होगा, जैसे सुकड़ सुकड़ के पेन हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मसल्स एकदम क्रैम्प्स, आपने फील करा होगा कि क्रैम्प्स में कैसे मसल्स ऐसे ऐसे लग रहा है वेव कर रही होती हैं। फिर आपको पेन ज़्यादा आपको मिलेगा मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में। अब आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आप लेयर्स देखो कैसे इसकी डैमेज हो रही हैं। तो अल्सर का अगर आया तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, एक नॉर्मल स्टमक, हेल्दी स्टमक और एक अल्सर स्टमक, जिसमें आप इस तरीके से इसकी वॉल्स को डैमेज कर दोगे। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपका आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप अपर जीआई के एंडोस्कोपी कराओगे, बायोप्सी भी करा सकते हो आप एच पायलोरी के लिए टेस्ट कराओगे जैसे कि आप ब्लड टिश्यू और यूरिन टेस्ट कराओगे, और आप अपर बेरियम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करोगे, CBC करोगे, आप यूरिन एनालिसिस करोगे, लीवर एंजाइम को टेस्ट करोगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखोगे। ये आपके हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल
मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पेशेंट को आप रेस्ट प्रोवाइड करोगे, पेशेंट से कहोगे कि उसको ब्लैंड डाइट लेना है। ब्लैंड डाइट का मतलब क्या होता है कि वो 6 स्मॉल मील ले पूरे दिन में। आप स्मोकिंग को सीजीज कर दोगे, अवॉइड करोगे अल्कोहल स्मोकिंग को, कि अल्कोहल का और स्मोकिंग वो मतलब स्किप ही करे, जिसकी वजह से जो अल्सर है वो बच जाए, उससे सेफ हो जाए। फिर आपका आता है ड्रग थेरेपी। ड्रग में मेडिकल में ही आपका ड्रग थेरेपी आता है, लेकिन जो ये मेडिकल है वो आपके कॉमन है। फिर आपके मेन अलग से ड्रग थेरेपी में मेंशन है, जैसे कि आप एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर दोगे। ये ड्रग का मेन काम क्या होता है, ये जो हिस्टामीन होता है ना उसको ना आपके ब्लॉक कर देता है। फिर आपका जो सिक्रीशन एचसीएल का हो रहा है तो वो रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल रेंटेडिन। प्रोटॉन पंप इंहिबिटर दोगे, ये ब्लॉक करता है आपके एटीपीएस एंजाइम को, जो मेन सिक्रीशन होता है एसिल एसिड का। एग्जाम्पल पेंटोप्राजोल। फिर आप दोगे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगा। एग्जाम्पल एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल। एंटासिड ये आपके न्यूट्रलाइज करेगा एचसीएल को, आपके पीएच को मेंटेन रखेगा। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आप ड्रग दोगे एंटीकोलिनर्जिक, यह आपके डिक्रीज करता है वेगस स्टिमुलेशन को, जिससे आपका एसिल एसिड भी रिड्यूस हो जाता है। फिर आप दोगे साइटोप्रोटेक्टिव, यह आपके अल्सर को हील करता है और जो फॉर्मेशन है उसको भी प्रिवेंट करता है। फिर आप स्ट्रेस टेस्ट करोगे और उसके बाद में रिड्यूस करोगे, स्मोकिंग सीजीज कराओगे। अभी आपने क्या पढ़ा, मेडिकल मैनेजमेंट। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट अब भी सिंपल सी मैं बताते हो, जो ये फिगर है इससे आप एक फ्लो चार्ट है जिससे आप एकदम सिंपल समझ सकते हो। अगर मैं बात करूँ सर्जिकल मैनेजमेंट की तो ये आपके 3 टाइप्स में होते हैं। सबसे पहले आपका होता है बिलरॉथ 1, उसी को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। फिर आपका एक और सर्जिकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिलरॉथ 2, उसको हम लोग कहते हैं उसी का दूसरा नाम है आपका गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। फिर आपका एक सर्जिकल होता है वेगोटोमी, एक और होता है उसको कहते हैं पाइलोरोप्लास्टी। तो ये आपके 4 मेन सर्जिकल मैनेजमेंट है अल्सर के लिए, जब आपको पैप्टिक अल्सर या फिर आपको हो जाता है ड्यूडेनल अल्सर। कभी भी एग्जाम में आएगा पैप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडेनल अल्सर तो आप ये सारी चीजें मेंशन करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन। अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा ना, सबसे पहले डेफिनेशन, एटियोलॉजी पढ़ी, फिर पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा, डायग्राम, फिर उसके बाद में आपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा, फिर ड्रग्स पढ़ा, फिर सर्जिकल। अब सर्जिकल में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, सर्जिकल के बाद में आप कॉम्प्लिकेशंस भी मेंशन करेंगे, क्योंकि पैप्टिक अल्सर के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करती हूँ सर्जिकल मैनेजमेंट की डिटेल में करने के लिए। बिलरॉथ 1, उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। ये एक आपका ऑपरेशन होता है, ये आपका पार्शियल गैस्ट्रोएक्टोमी होता है। मतलब कि जो आपका स्टमक का डिस्टल पार्ट को हम लोग 2/3 रिमूव कर देते हैं स्टमक से, आफ्टर दैट उसको ड्यूडेनम से हम लोग स्टमक जोड़ देते हैं। बिलरॉथ 2 में हम लोग गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करते हैं, मतलब कि जो गैस्ट्रो का रीजन है उसको कट करके उसको जेजुनम से जोड़ देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बिलरॉथ 1। बिलरॉथ 2 कुछ नहीं है, इसमें स्टमक को ड्यूडेनम से जोड़ना होता है, इसमें स्टमक को जेजुनम से जोड़ना होता है, और जो अल्सर्स का टूथल पार्ट होता है उसको रिमूव करना होता है। फिर आपका आता है वेगोटोमी। अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो आपके फिगर में भी है बिलरॉथ 1 का, जिसमें हमने स्टमक को ड्यूडेनम से जोड़ा है, फिर आपका आएगा जेजुनम से जोड़ा है। इस तरीके से भी आप फिगर बना सकते हैं एग्जाम में, जिससे आपका पेज भी अच्छे से फिल हो जाएगा और एग्जामिनर को भी अच्छा रहेगा कॉपी चेक करने में। फिर आपका आता है वेगोटोमी। ये वेगोटोमी क्या होता है, इसमें जो आपकी वेगस नर्व होती है आप उसको टोटली रिमूव कर देते हो, जिससे आपका जो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन जो आपके एचसीएल को प्रोड्यूस कर रहा है आप उसको रिमूव करके मतलब उसको रिड्यूस कर दोगे। रिड्यूस कैसे करो, जो आपकी वेगस नर्व की ब्रांच है उससे उस नर्व को कट कर दोगे जो आपका पोर्शन स्टमक पे ला रही है, बस उस पोर्शन को हटाओगे। फिर आपका आता है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी आपका सर्जिकल एनलार्जमेंट प्रोसीजर है। इसमें जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, आप पाइलोरस में जो पाइलोरस स्फिंक्टर होता है उसको आप एनलार्ज कर दोगे, बड़ा कर दोगे, जिससे आपका पैसेज कंटेंट ईजी हो जाता है स्टमक के लिए। अगर मैं बात करूँ सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट आपके 4 है, मतलब कि बिलरॉथ 1, बिलरॉथ 2, वेगोटोमी एंड पाइलोरोप्लास्टी। इन ऑपरेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है आपके बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पैप्टिक अल्सर्स के। तो ये आपके 3 हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका सबसे पहला है डंपिंग सिंड्रोम,
फिर आपका है वाइल्ड रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस, फिर आपका है पोस्ट प्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये डंपिंग सिंड्रोम, वाइल्ड रिफ्लेक्स और ये पोस्ट प्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोस्ट प्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया का। ये आपका 4 से 5 घंटे खाना खाने के बाद में होता है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड का शुगर है लेवल है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है आपका खाना खाने के बाद में। तो आप पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद, प्रांडियल मतलब खाना खाने के, तो खाना खाने के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जो ग्लूकोज का लेवल है एकदम लो हो जाएगा। हाइपो का मतलब क्या होता है, लो हो जाना। तब आप कहोगे, तब ये डेवलप मेन केस में होता है, कॉम्प्लिकेशन है, तो ये आपके पेप्टिक अल्सर की सर्जरी के बाद डेवलप होता है। फिर आपका आता है वाइल्ड रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होता है, जो वाइल्ड रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस की मैं बात करूं तो इसमें आपने रिमूव कर देते हो पाइलोरस को, जिसकी जो बैरियर होता है, जो रिफ्लेक्स की तरह काम करता है ड्यूडेनल कंटेंट का, वो हट चुका है। अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, कंटेंट आगे पास होने की जगह बैकफ्लो कर गया, बैकफ्लो करके आपके स्टमक में अफेक्ट करेगा, वो आपको मिलेगा सर्जरी के बाद में। फिर आपका आता है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम आपका मेन और इंपॉर्टेंट आता है। ये आपका एक अनप्लीजेंट सेट होता है, ये आपका वेसो मोटर पे अफेक्ट करता है। ये जीआई का मेन सिम्टम्स होता है। डंपिंग सिंड्रोम आपको आफ्टर सर्जरी मिलेगा। इसमें तब होता है जब आपके स्टमक के ऑलमोस्ट पार्ट या फिर ऑल पार्ट को आप रिमूव कर देते हो। जब आपका स्टमक रैपिडली इम्पिटी या फिर खाली हो जाता है, तब आपको डंपिंग सिंड्रोम मिलता है। डंपिंग सिंड्रोम में आपको 2 मिलते हैं, जैसे एक होता है आपका अर्ली, एक होता है आपका लेट। अर्ली मतलब कि आपका खाने के बाद आपको 10 से 30 मिनट में मिलेगा। लेट की अगर मैं बात करूँ तो घंटे, मतलब 1 घंटे से 3 घंटे के खाने के बाद में आपको मिलेगा। जब आप मिनट और अर्ली की बात करें तो उसमें आपको नॉजिया, वॉमिटिंग रहेगा। अगर आप आवर्स की बात करो, जो बहुत लेट हो जाएगा, तब आपके बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं लो ब्लड शुगर। ये आपका है डंपिंग सिंड्रोम। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि डंपिंग सिंड्रोम क्या है। तो ये 3 मेन आपके क्या है, पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी मैंने ओवरव्यू में डिस्कस करा है, क्योंकि जब आप पेप्टिक अल्सर लिखोगे तब आप हर एक चीज़ को अच्छे से लिखोगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इनको इतना डिटेलिंग करो, बट आपको मेन पता होना चाहिए कि कैसे आप लिखोगे। और एक तरीके से आपको भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे एग्जाम में कॉपी लिखनी है, राइट। तो एग्जाम में कॉपी में कैसे भी क्वेश्चन है, आपको प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता चल गया होगा। आपने 2 यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम, तो इस अकॉर्डिंग आप थर्ड सेम में अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम अल्सर में आपका डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपका एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप और आपकी जनरल नरिशमेंट, स्टमक एसिड प्रोडक्शन, अक्रेंस, क्लिनिकल कोर्स, पेन, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, हेमरेज, मैलिग्नेंट चेंज, रिकरेंस, सराउंडिंग मुकोसा, इसके बेसिस पे आपको 2 डिफरेंस दे रखे हैं। एक आपका गैस्ट्रिक अल्सर का है, एक आपका ड्यूडेनल अल्सर का है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप खुद से प्रिपेयर करिएगा। इसमें कुछ खास ऐसा समझाने जैसा नहीं है, डिफरेंस है और आपको ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में कभी आ गया डिफरेंस तो आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए। इसके लिए इसका रिविजन आप करिएगा। मेन आपका टॉपिक जो पेप्टिक अल्सर है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा कि इसको आप कैसे 15 मार्क्स में लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में आ रहा है तो आप खुद से क्या ऐड ऑन करेंगे। आपके बुक में नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं लिखा तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट ऐड ऑन करेंगे। आप नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस और 3 NCP बनाएंगे। तो ये आपको खुद से करना है और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की उतनी आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आप एकदम से एग्जाम टाइम पे इस सबको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है और अगर उस टाइम पे आप करेंगे तो मे बी आपके मार्क्स कम रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग आज के वीडियो के लिए बस इतना ही टॉपिक सही है, क्योंकि हम लोगों ने आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस करा है। बाकी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।